हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 3। लास्ट टाइम मैंने आपको द वैल्यू ऑफ पेपर के थोड़ी और आगे तक पढ़ा दिया था, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेम टेस्ट बिकेम सबस्टेंटली। तो पहले नंबर तो यहाँ पर एक दो फेमस और सबसे हार्ड राइटिंग है। पहला एक नास्तलिक और एक दूसरा है सिकास्ते। ये दोनों राइटिंग ना थोड़ी कठिन है और हार्ड है। तो अपन पढ़ते हैं। सेम टेस्ट बिकेम सबस्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी रेयरली फाइंड द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर टुडे। तो जो क्या कहते हैं, जो हिस्टोरियंस थे उनको जो हिस्ट्री तो मिल गई थी, लेकिन उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जो जो हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री मिली उसमें अलग अलग था। क्योंकि जो मेन थी, जो सही थी, वो तो उनको मिल गई। अब उनमें से जो और लोगों ने कॉपी करी थी, यानी जो राइटर्स थे उन्होंने कॉपी करी, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था, हिस्टोरियंस को समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से सही है कौन। तो वो पूरे किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, वो स्क्राइबर्स के ऊपर थे, जिन लोगों ने उस कहा मतलब जिन लोगों ने उसको रिटन किया था, यानी लिखा था, राइट किया था। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट। तो फिर हिस्टोरियंस ने एक फैसला लिया कि अपन सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं और जितने भी वर्जन्स हैं उसके, वो सब पढ़ेंगे और उनकी राइटिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क निकालेंगे। फिर उनको ऐसा उन लोगों ने किया, फिर उनको वो मिल जाती है। ऑन ओशियंस ऑदर रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो अलग अलग क्रॉनिकल्स यानी कि अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली अलग अलग जगह से। द 14th यानी 14th सेंचुरी क्रॉनिकल्स जियाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years। तो जो जियाउद्दीन बरानी थे वो एक क्रॉनिकलर थे। उनने अपनी क्रॉनिकल यानी जो उनकी पहली क्रॉनिकल थी वो उन्होंने 1356 में लिखी थी, और जो उनका सेकंड वर्जन था वो उसके 2 साल बाद आया था, यानी कि 1358 में। तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। 2 साल मतलब जो 2 साल के बीच में जो फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन था ना, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस था कि वो मतलब पहचान नहीं सकते थे। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 एंड 1750। तो जो स्टडी हुई 1000 years 1700-1750 के बीच की, इज़ अ ह्यूज चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए। लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी डेवलपमेंट। तो जो वैरायटी और डेवलपमेंट थी, स्किल डेवलपमेंट थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही थी, और लोगों ने टेक्नोलॉजीज़ में भी ढेर सारी वो कर ली, सफलता पा ली। पहले क्या आया, पहले आया द द पर्जियन व्हील एंड इरिगेशन। तो एक पर्जन व्हील होता है, आपको यहाँ पर एक ड्राइंग दिखा रहे हैं, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पर्जन व्हील। इसको इसलिए पर्जन व्हील कहते हैं क्योंकि ये जब इसमें से यहाँ पर बैल बांध दिया जाता है इस तरफ या फिर इस तरफ, तो जिस तरफ से बैल को आप घुमाओगे, यानी अगर आप राइट तरफ को घुमाओगे, राइट लेफ्ट तरफ को ले जाओगे, तो ये ना इस तरफ को घूमेगा, और जब आप लेफ्ट तरफ को ले जाओगे तो वो ऐसा घूमेगा। तो नीचे ना यहाँ पर बकेट्स लगी रहती थी, और वो बकेट्स क्या करती थी, नीचे से पानी जो कुआं रहता था ना, कुएं से वो पानी भर के लाती थी और यहाँ पर दोनों तरफ से पलटाती जाती थी। जैसे इस तरफ के खेत की सिंचाई हो गई तो बैल को उल्टा घुमाना चालू कर दिया, तो फिर वही पानी ऐसा घूम के आने लगा, तो इस तरफ से वो हो गया, सिंचाई होने लगी। तो पहले इरिगेशन व्हील आया, फिर उसके बाद स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, फिर मतलब बुनाई के काम में एक स्पिनिंग व्हील आया वीविंग करने के लिए। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और फिर गोला बारूद भी आए। अब लोग कहते हैं कि जो मतलब गोला बारूद है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से आया, जबकि अंग्रेज़ों के ज़माने से नहीं आया गोला बारूद। जब बाबर आया था तभी वो सब अपने साथ ये सब लेके आया था, गोला और बारूद। हाँ, गन्स जब आई, तब जब गन्स लॉन्च हुई वो कब हुई थी, जब अमेरिकन्स आए थे इंडिया में, तब तब जाके इंडिया में गन्स आई थी। लेकिन जो गोला बारूद है वो बाबर लेके आ चुका था जब वो आया था यहाँ पर तब। New foods and bigger arrived in the subcontinent: potatoes, corns, chilies, tea and coffee। तो जितनी भी चीज़ों का भी मैंने नाम लिया ये सब अपने इंडिया की नहीं है। कौन कौन सी? पोटैटोस, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। ये
बाहर देशों की हैं, जो कि बाहर से आई हैं। New technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. As a result, this was a period of economic, political, social and cultural changes. तो ये एक ऐसा पीरियड था जब इकोनॉमी में भी चेंजेस हुई, पॉलिटिकल में भी चेंजेस हुई, सोशल और कल्चरल में भी चेंजेस हुए। तो ये एक ऐसा टाइम था। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5, 6 एंड 7। आप थोड़े और चेंजेस पढ़ेंगे चैप्टर 5, 6 एंड 7 में। दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबाइलिटी। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड वाउंड। तो अपनी जो इंडिया है उसको पहले सोने की चिड़िया कहते थे। तो लोग ना अपनी किस्मत आजमाने, फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत आजमाना, इस फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत आजमाना। तो लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया करते थे। और जैसे अभी इंडिया के लोग सोचते हैं कि मैं ना अमेरिका में जाकर अपनी एक बार किस्मत आजमाता हूँ, हो सकता हूँ मेरा बिजनेस सफल हो जाए। तो ऐसे ही पहले लोग आया करते थे इंडिया में। किस कारण? सिर्फ इसी के अपनी किस्मत आजमाने के लिए, क्योंकि उस वक्त ना इंडिया की जो इकोनॉमिक थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, इसलिए उसे सोने की चिड़िया कहते थे। उसके पहले इंडिया के पास ढेर सारा सोना भी था, लेकिन फिर धीमे धीमे कर कर राजा लोग युद्ध हुए बड़े बड़े। तो जो जितने भी दूसरे राजा थे और ऐसा चलता रहा, फिर वो लोग लूट लूट कर सारा सोना ले गए। तो पहले इसलिए ना भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। One group of people who became important in period were Rajput and name derived from Rajputra, the son of ruler। तो जो राजपूत है उनका नाम राजपुत्र कैसे पड़ा हम बताते हैं। जो राजा का पुत्र होता है, रूलर ऑफ सन, यानी कि जो जो रूलर है, मान लो राजा है, राजा का बेटा क्या हुआ, उसका मतलब कहते थे ना पहले पुत्र है, राजा का पुत्र है। तो इसी को दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया तो वो बन गया राजपुत्र। राजपुत्र से आप क्या बन गया? राजपूत। तो ऐसा उनका पहले था, पहले राजपुत्र यानी राजपूत ऐसे बने। बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स हु क्लेम्ड खत खस्त्रिया कास्ट स्टेटस। द टर्म इंक्लूडेड, फिर उसके बाद लड़ाई हुई खस्त्रिया कास्ट के ऊपर। नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchies all over the subcontinent। तो जो सोल्जर्स और आर्मी कमांडर्स थे उनने अपने अपनी मतलब जो हेड कमांडर्स थे उनने क्या करा, अपनी एक एक टुकड़ी को भेज दिया सेना में, मतलब राजा के पास, कि लीजिए ये है मेरी आर्मीज, अगर आपको ज़रूरत हो तो ले लीजिए। चिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। क्वालिटीज़ तो आप जानते हैं कि ये क्वालिटीज़ अच्छी हैं इनके। राजपूत बाय देयर पोएट्स एंड वर्ड्स। तो राजपूतों के ऊपर बहुत भरोसा किया जाता था कि ये लोग वफादार होते हैं, इनमें अलग बढ़िया क्वालिटीज़ हैं, तो इनके ऊपर भरोसा किया जाने लगा। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज मराठा, सिख्स, जाट्स, आहमूस एंड खयास्थास, ये कास्ट एकदम ज़्यादा पॉपुलर हो गई इस टाइम पर। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो खेती करने के लिए पेड़ वगैरह साफ करने लगे इस टाइम पर। अ चेंज फास्टर एंड कंप्लीट इन कम एरियाज इन अदर्स चेंज ऑफ देयर हैबिटेट फॉरेस्ट dwellers to migrate। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। फिर उसके बाद पीजेंट मतलब जो लैंड है उसके लिए लड़ाइयाँ चालू हुई। दीज न्यू पीजेंट्स ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू इन्फ्लुएंटेड बाय रिलीजियन मार्केट्स। फिर उसके बाद रिलीजियन मार्केट्स बने, फिर चीफटेंस बने, प्रिटेंस, फिर मोनेस्ट्रीज बनी एंड टेम्पल्स बनी। They became part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and service to local lords। तो इसमें क्या हुआ, बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ बन गई और उसमें क्या टैक्सेस भरने, पे टैक्सेस यानी कि टैक्स भरते थे और अच्छी अच्छी ऑफर्स मिलते थे गुड सर्विस के लिए लोकल लॉर्ड्स के लिए। एज अ रिजल्ट
significant economic and social differences emerged amongst peasants. Some processed more productive artisanal work with agricultural activity during the lean season. As society became more differentiated, people were grouped into jats of subcastes and ranked on the basis of their backgrounds एंड देयर ऑक्यूपेशंस। तो पहले ना रैंक्स लगा दी जाती थी कि अगर आप अच्छे हो तो आपकी रैंक जो लग गई तो फिर वो हटेगी नहीं, कि ये नहीं कि सेकंड ने अगर अच्छा किया तो उसकी रैंक ऊपर कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होता था। पहले जो रैंक होती थी वो फिक्स कर दी जाती थी कि अब ये रैंक फिक्स है, आपके ऊपर आप कोई मतलब आप से ऊँचा कोई नहीं जाएगा। जाएगा तो फिर उसके लिए एक अलग रैंक दे दी जाएगी, तो उसकी रैंक भी नहीं जाएगी। ऐसा पहले होता था। जजेस फ्रेम्ड देयर own रूलर्स एंड religions to manage the conduct of their member. These regulations were enforced assembly of elders. तो आगे फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ चैप्टर में आप यही डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसका आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।